Namaste students. Yesterday I had taught you about the state legislature. State legislature that was divided into legislative assembly and legislative council, and I had also taught you that there are two types legislature, that was unicameral and bicameral. I have also taught you that what should be the maximum number of members in legislative assembly, what should be the age criteria for being a member of legislative assembly or legislative council, what is the tenure या working period. I have explained all things in the previous video. Dear student, today we will study about function. In this video we will learn the function of state legislature and the function of गवर्नर. दो लोगों का फंक्शन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे. सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली दैट स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है, यानी कि जो राज्य की विधायिका है उसके कौन कौन से काम है, वो कौन कौन से काम करती है. इट्स फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट्स ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एज वेल एज इन कॉन्करेंट लिस्ट. यानी कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर यह कानून बनाने का काम करता है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज दैट इट पासेस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट. यह राज्य का जो एनुअल बजट होता है, पूरे साल में एक बजट पास किया जाता है कि किस चीज़ का रेट कितना रखा जाएगा, इस साल का जो इकोनॉमी के जो इंक्रीजमेंट रेट होगा वो क्या होगा. इन सब चीज़ों को पास करने का जो पावर होता है वह स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है. एंड थर्ड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर is it keep control over the council of minister. It keep control over the council of minister, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर होते हैं उन पर यह कंट्रोल करने का भी काम कर. एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज दैट स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो passes मनी बिल. स्टेट लेजिस्लेचर also passes money bill, but in the matter of money bill state legislature have some special power. Why? Because money bill can only be introduced in state legislative assembly. जो मनी बिल होता है उसके संदर्भ में स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है दैट हैव सम स्पेशल पावर. उसको कुछ स्पेशल पावर मिला होता है क्योंकि मनी बिल केवल और केवल सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में ही प्रस्तुत किया जा सकता है. इट मीन्स इट इज ए फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दैट इट विल पासेज मनी बिल. वो मनी बिल को पास करेगा, लेकिन एक्सेप्शन यही है कि मनी बिल फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली. की मनी बिल सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद उसमें पास होने के बाद जो है वह लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा. यानी कि सबसे पहले अगर आएगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आएगा, लेकिन जो अदर बिल होते हैं उसके संबंध में इस तरह का बाउंडेशन नहीं होता है. वह बिल जो है कि किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ
state legislature is that the member of legislative assembly also take part in the election of president. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी भाग लेते हैं. बट रिमेंबर दैट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं. केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी दैट हाउ ए बिल बिकम लॉ. छोटा सा जरूरत की चीज है, इसको देख लेंगे पहले कि कोई भी बिल जो होता है, विधेयक जो होता है, वो कानून कैसे बनता है. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल शुड बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस एक्सेप्ट टू मनी बिल. अभी भी मैंने बताया कि मनी बिल केवल और केवल पहले किस में इंट्रोड्यूस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो मनी बिल को छोड़ करके कोई भी अगर बिल है तो सबसे पहले ये शुड बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, उसको किसी हाउस में वो रखा जाता है. आफ्टर पास्ड टू वन हाउस इट सेंड टू द अदर हाउस. जब एक हाउस में पास हो जाएगा तो दूसरे हाउस में पास हो जाएगा. एंड इफ बोथ हाउस पास द बिल देन इट सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसेंट. और जब दोनों हाउस के मेंबर उसको पास कर देंगे तो उसके बाद वो पुनः क्या होगा, प्रेसिडेंट के गवर्नर के पास भेजा जाएगा. इफ गवर्नर विल बी एग्री टू दैट बिल देन दैट बिल बिकम लॉ. अगर गवर्नर भी अपना कंसेंट दे देता है, वो सहमत हो जाता है, तो वह बिल जो है क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा. डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गवर्नर. डियर स्टूडेंट, गवर्नर इज नॉट ए इलेक्टेड पर्सन. वह इलेक्टेड पर्सन नहीं होता. क्यों? क्योंकि गवर्नर का कोई इलेक्शन वोटिंग नहीं होता है. गवर्नर इज ए अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ओनली फॉर 5 ईयर. गवर्नर जो होता है वह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है उसका, न कि उसका इलेक्शन होता है. नॉर्मल टेन्योर जो होता है गवर्नर का दैट इज 5 ईयर. कभी कभी या नॉर्मली यही देखने को मिलता है कि गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड. कि गवर्नर जहाँ अपॉइंट हुआ रहता है वो अक्सर देखा जाता है यही कि वो उस स्टेट का जो है कि नागरिक नहीं होता है. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. ये कोई जरूरी नहीं है कि वह उस स्टेट का नागरिक नहीं हो सकता है. लेकिन अक्सर यही देखने में आता है कि जो जहाँ पे अपॉइंट होता है वह वहाँ का नागरिक नहीं होता है. डियर स्टूडेंट, ऑल द वर्क ऑफ द स्टेट आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर. स्टेट के जितने भी काम होते हैं उस सब के सब गवर्नर के नाम पर ही किए जाते हैं. बट इन रियल द रियल पावर इज इन हैंड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती हैं. लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? दैट इज हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर. यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस एग्जीक्यूटिव में 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक रियल एग्जीक्यूटिव. द गवर्नर इज नोन एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज नोन एज रियल एग्जीक्यूटिव. एंड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर. यानी कि कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक जो वास्तविक कार्यपालिका होती है. तो गवर्नर को जो है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही माना जाता है, नाम मात्र की ही कार्यपालिका माना जाता है, क्योंकि वो पावर को एक्सरसाइज नहीं करता है बल्कि उसके नाम पर उस पावर को यूटिलाइज किया जाता है. इसलिए माना जाता है कि वो नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है. डियर स्टूडेंट, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर आल्सो परफॉर्म मेनी ड्यूटीज आफ्टर द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. वह चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग वह भी बहुत सारे फंक्शंस को करता है, जिसमें से कुछ फंक्शंस हम देखेंगे. नाउ वी विल सी द पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर. फर्स्ट ऑफ ऑल,
द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। पहला फंक्शन क्या है, ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है, यानी कि नियुक्ति करता है। वो चीफ मिनिस्टर चाहे कोलिएशन गवर्नमेंट से होकर के आए या फिर मेजोरिटी पार्टी से होकर के आए, किसी भी कंडीशन में अगर कोलिएशन गवर्नमेंट से कोई व्यक्ति इलेक्टेड होता है चीफ मिनिस्टर के लिए या फिर मेजोरिटी पार्टी से हो करके वो चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्ट होता है, इन बोथ कंडीशन गवर्नर विल अपॉइंट टू दैट पर्सन एज chief minister. First it was the first function. Next function is that governor also appoint the council of ministers after advice of chief minister. चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के बाद गवर्नर जो है वो अन्य जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करता है। सेकंड फंक्शन हो गया। एंड थर्ड पर्सन इज दैट all appointments of high offices in the state made by the governor. It means that governor also appoint to the high officials of the state. राज्य के जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं उनको भी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसको होता है, गवर्नर को ही होता है। जैसे कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के जो कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार, या फिर एडवोकेट जनरल जिसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं उनको भी अपॉइंटमेंट करने का अधिकार, इन सब का अधिकार जो होता है वह गवर्नर के पास ही होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू एड्रेस, समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि गवर्नर कैन एड्रेस टू द बोथ हाउस। गवर्नर दोनों हाउस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर सकता है, यानी कि उनको उनके बीच में भाषण दे सकता है। समन मीन्स उनको बुलाना, यानी कि वह उनको दोनों हाउस को बुला करके उनकी मीटिंग ले सकता है। बट ही विल नॉट प्रेसिडाइज द मीटिंग, लेकिन वो मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेगा। बट ही कैन कॉल द बोथ हाउस फॉर मीटिंग एंड ही कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। वह लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है आफ्टर एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अगर सलाह देता है कि इस समय इसको डिसॉल्व करने की जरूरत है तो वह लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। डियर स्टूडेंट, गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली बट ही कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल। व्हाई दिस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल गिव इन कमेंट बॉक्स। कि वह लेजिस्लेटिव असेंबली को तो डिसॉल्व कर सकता है लेकिन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व क्यों नहीं कर सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। डियर स्टूडेंट, एवरी बिल बिकम लॉ। अभी मैंने ऊपर बताया फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर में कि एवरी बिल बिकम लॉ आफ्टर द कंसेंट ऑफ गवर्नर। यानी कि गवर्नर का यह क्या है, यह एक प्रकार का फंक्शन है या पावर है दैट एनी बिल कैन नॉट मेक लॉ विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नर। यानी कि गवर्नर की सहमति के बिना कोई भी बिल जो है कि विधेयक नहीं, कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता, यानी कि कोई विधेयक जो है कि कानून नहीं बन सकता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग कुछ और भी फंक्शन देखेंगे। गवर्नर कैन ऑल्सो इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस दैट मीन्स जिसको बोला जाता है अध्यादेश। गवर्नर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। कब? जब दोनों हाउस सेशन में न हो तब। दोनों हाउस दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है, वो सत्र में नहीं है और कुछ ऐसी कंडीशन आ जाते हैं कि शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वह ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। एक ऑर्डिनेंस भी एक प्रकार का कानून ही होता है, लॉ ही माना जाता है उसको, लेकिन यह है कि वह परमानेंटली अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही दोनों हाउस सेशन में आएंगे उसके कुछ समय के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नर इज,
गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू द क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल, यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्टेट रूल में के अंतर्गत क्रिमिनल पाया गया है, दोषी पाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में इट इज पावर ऑफ गवर्नर दैट ही कैन रिड्यूस और पार्डन, या तो वह उसकी सजा को माफ कर सकता है या तो उसकी सजा को कम कर सकता है अगर किसी व्यक्ति को जो है कि दोषी ठहराया गया है या सजा दिया गया है। लेकिन उस व्यक्ति को जो सजा मिला है वह स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसी सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट की गलती में, किसी सब्जेक्ट पर गलती में पकड़ा गया हो या उसके लिए दोषी ठहराया गया हो, ऐसे कंडीशन में इट इज द पावर ऑफ गवर्नर दैट ही कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नर इज दैट इज गवर्नर हैव सम डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर जिसको बोलते हैं विवेकीय शक्तियाँ। विवेकीय शक्तियाँ का मतलब क्या कि इट इज डिपेंड ऑन हिज सेंस, वह जो है कि उसके सेंस पर डिपेंड करता है, वह वहाँ पे अपने विवेक का प्रयोग करता है। एंड ही हैज़ नो नीड टू टेक परमिशन टू द चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, न कि वह न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन लेगा और ना ही वह चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेगा। कुछ ऐसे अधिकार भी उसको दिए गए हैं जिसको डायरेक्टली क्या है कि कर सकता है। एज एग्जाम्पल, रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जो सिफारिश करना है, इसके लिए उसे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ही कैन यूज दिस रूल इन द स्टेट, प्रेसिडेंट रूल को स्टेट में यूज कर सकता है बिकॉज इट इज डन बाय हिम आफ्टर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि यह तब किया जाता है जब प्रेसिडेंट से उसको ऐसा करने के लिए कहा जाता है तब। डियर स्टूडेंट, जानकारी के लिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसको याद करना जरूरी है। जैसे कि देयर आर सम यूनियन टेरिटोरीज लाइक अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड पुदुचेरी दैट हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पर जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और वह जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। बट इन अदर यूनियन टेरिटोरीज द एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्न बाई एडमिनिस्ट्रेटर, वह वहाँ का जो प्रशासन होता है वहाँ के प्रशासक के द्वारा गवर्न किया जाता है एज बाय द हेल्प ऑफ चीफ कमिश्नर। यानी कि कुछ यूनियन टेरिटोरीज ऐसे हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और कुछ ऐसे यूनियन टेरिटोरीज हैं जहाँ पर चीफ कमिश्नर होते हैं और उनके द्वारा इस यूनियन टेरिटोरी को गवर्न करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट इज दैट इज मेंशन इन योर बुक। डू यू नो यू आर सीइंग दैट सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी दैट मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फॉर 20 मंथ। तो 20 महीने के लिए उनको भारत आज़ाद होने के बाद, पहला मानिए या अंतिम मानिए, यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जो 20 महीने के लिए अपॉइंटमेंट हुए थे। उसके बाद से जो गवर्नर जनरल का जो टाइटल था उसको एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर एक नया टाइटल आ गया, वो था प्रेसिडेंट। यानी कि उसके बाद से गवर्नर जनरल का पोस्ट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रेसिडेंट के रूप में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर we will study in next video. Okay, thank you.